आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा नवनीत राणा के गणपति प्रेम की भी है, जिन्होंने बप्पा की मूर्ति में रंग भरे। गुजरात के वडोदरा में 7 साल की मासूम बच्ची आयशा ने रिश्तों की अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल आयशा का कोई भाई नहीं है, ऐसे में रक्षाबंधन आने पर आयशा उदास हो जाती थी, लेकिन अब आयशा अपने घर के पालतू डॉगी को ही अपना भाई मानती है और उसे हर साल राखी बांधती है और मिठाई की जगह डॉगी को खाने के लिए ढेर सारा और डॉग फूड दिया जाता है। आयशा रक्षाबंधन पर अपने डॉगी को राखी बांधकर काफी खुश होती हैं। ऐसा बहुत लोनली, पर जब ऐसा आइडिया आया तब फिर मैं से डॉग को रक्षाबंधन सबसे से यूनिक फील करते हैं, इसलिए अब से मैं उसको राखी बांधती हूँ। राजस्थान के जयपुर में 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से बिल्डिंग की दीवार गिर गई थी और पूरी इमारत जर्जर हो गई थी, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को खाली कर प्रशासन ने उसे जमींदोज कर दिया। पूर्व सांसद और बीजेपी नेता नवनीत राणा का भक्तिभाव भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नजर आ रहा है कि नवनीत राणा गणपति बप्पा की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहे हैं। दरअसल अमरावती में मूर्ति कलाकार गणेश जी की प्रतिमा तैयार कर रहे थे, जहां नवनीत राणा भी पहुंची और बाल गणेश की मूर्ति पर अपने हाथों से रंग लगाने लगी। मेरे गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। देश के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के भागलपुर का भी है। यहाँ नवगछिया में भारी बारिश की वजह से घर बार सब डूब गए हैं। मदरौनी इलाके में कई जगहों पर पानी का कब्जा है। आलम यह है कि स्कूलों में भी पानी भर गया। ऐसे में गांव के लोग आवाजाही के लिए ड्रम के जुगाड़ से बने नाव का सहारा ले रहे हैं। चिंता की बात तो ये है कि इन इलाकों में पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे जिएगा पता नहीं है, घर घर में पानी है। नाव का व्यवस्था किया है कोई मुखिया प्रशासन? हाँ, कल बोले थे, कहा था कि हाँ नाव का व्यवस्था करेंगे, नावो तो नहीं आया। राजस्थान के रणथंभौर में सीता माता मंदिर के पास भालू आने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि भालू जंगल से रास्ता भटककर मंदिर के पास आ पहुंचा था, जिसकी वजह से कई घंटे तक मंदिर का रास्ता बंद रहा, लेकिन भालू ने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि थोड़ी देर बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने भालू को वापस जंगल में छोड़ दिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर मंकी पॉक्स वायरस से जुड़ी हुई है। एक बार फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को लेकर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। ये दूसरी बार है जब इसे लेकर WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। पहले ये वायरस अफ्रीका में फैला था और अब यूरोप के कुछ देशों में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं और पड़ोसी देश पाकिस्तान तक ये वायरस दस्तक दे चुका है। फिलहाल राहत की बात यह है कि ये कोविड की तरह हवा में नहीं फैलता, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि हर किसी को अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन पैनिक ना हो, क्योंकि ज्यादातर मामले ये अपने आप ठीक हो जाते हैं और अभी तक अपने देश में इस वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में जरूरी है कि मंकी पॉक्स जैसे खतरनाक वायरस से समय रहते खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कोरोना जैसे खतरनाक वायरस का सामना कर चुकी दुनिया के सामने अब मंकी पॉक्स का खतरा मंडरा रहा है। ये भी कोरोना की तरह ही डराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे लेकर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। स्वास्थ्य एजेंसी ने इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी की कैटेगरी में रखा है, जिसका अर्थ है इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने और मध्य अफ्रीका के अलावा स्वीडन में भी इसका एक मामला सामने आने के बाद भारत में भी इसका खतरा मंडरा रहा है। हालांकि पहले से ही चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से लड़ चुके भारत में क्या मंकी पॉक्स भी फैल सकता है, ये बड़ा सवाल अब सिर उठाने लगा है। अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC ने कहा है कि 2024 के शुरुआत और जुलाई के अंत तक 14,500 से अधिक मंकी पॉक्स संक्रमण के मामले आए और 450 से अधिक मौतें हुई। ऐसे में मंकी पॉक्स वायरस के केस के मामले में 160% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पिछली बार की तुलना में 19% ज्यादा लोगों की जान गई। ये वायरस अब कांगो के कुछ हिस्सों के अलावा पूर्वी कांगो से रवांडा, युगांडा, बुरुंडी और केन्या तक फैल गया है। मंकी पॉक्स वायरस के केस अभी तक अफ्रीका में ही मिले थे, लेकिन अब इसके मामले अफ्रीका से बाहर भी मिलने लगे हैं। इसका मामला पाकिस्तान में भी पाया गया है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के लक्षण 34 साल के पुरुष में मिले हैं और इसकी पुष्टि पाकिस्तानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। बताया जा रहा है कि मरीज 3 अगस्त को सऊदी अरब से पाकिस्तान लौटा था और पेशावर पहुंचने के कुछ समय बाद ही उसमें लक्षण विकसित हो गए थे। ये डिजीज हमारे कंट्री में अभी तक नहीं आया है, बट नियर बाई कंट्रीज जो हैं दे हैव ऑलरेडी फाउंड द केसेस इन देयर कंट्रीज। तो आजकल इतना ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल है, इसके वजह से हाई चांसेस हैं कि दिस कैन ग्रेजुअली कम टू अस ऑल्सो एंड वी शुड बी अवेयर स्पेशली ऑफ द सिम्टम्स, ताकि हम अर्ली से अर्ली इसको डायग्नोज कर सकें और ट्रीट कर सकें। इसके डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड में मंकी पॉक्स के एंटीबॉडीज देख सकते हैं और जो स्किन के जो रैशेस होते हैं वहां से स्वैब निकाल के इट कैन बी टेस्टेड डायरेक्टली फॉर द एंटीजन। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है कि ये वायरस का वही स्ट्रेन है जो सितंबर 2023 से कांगो में बढ़ रहा है और जिसे क्लेड 1B के रूप में जाना जाता है। पहली बार सितंबर 2023 में सामने आया नया वायरस स्ट्रेन कांगो के बाहर पाया गया है। स्वीडन की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने बयान जारी करते हुए कहा कि स्टॉकहोम में इलाज कराने आए एक व्यक्ति में क्लेड 1 वेरिएंट के कारण मंकी पॉक्स का पता चला है। ये क्लेड 1 के कारण अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर मिला पहला मामला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस के मुताबिक एमपॉक्स के एक नए ग्रुप का उभरना, पूर्वी कांगो में इसका तेजी से फैलना और कई पड़ोसी देशों में मामलों की सूचना मिलना बहुत चिंताजनक है। कांगो और अफ्रीका के दूसरे देशों में एमपॉक्स क्लेड्स के प्रकोप के अलावा ये स्पष्ट है कि इन प्रकोपों को रोकने और जीवन बचाने के लिए इंटरनेशनल एक्शन की जरूरत है। अब ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि एमपॉक्स क्या है, ये कैसे फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस बीमारी के होने का कारण मंकी पॉक्स वायरस है। ये चेचक जैसे ही वायरस के ग्रुप से है। इस वायरस की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार 1958 में की थी। मूल रूप से इसे मंकी पॉक्स नाम दिए जाने के बावजूद इस बीमारी का सोर्स अभी भी अज्ञात है। हालांकि माना जाता है कि सबसे पहले ये बंदरों में ही पाया गया था। मंकी पॉक्स का इंसान में पहला संक्रमण 1970 में कांगो में दर्ज किया गया था। साल 2022 में एमपॉक्स दुनिया भर में फैल गया। कोई ऐसी एंटीवायरल दवाई नहीं है जो डायरेक्टली मंकी पॉक्स के वायरस को किल कर सके। तो ट्रीटमेंट इज मोस्टली सपोर्टिव एंड ट्रीटमेंट जैसे जैसे ये अदर ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को इन्वॉल्व करता है ये इन्फेक्शन, वैसे वैसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है वो प्रोग्रेस करती है। मंकी पॉक्स वायरल डिजीज के बारे में मैं यही कहूंगी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वन शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विथ वाइल्ड एनिमल्स या फिर किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आने से बचे जिनको फीवर विथ बॉडी रैश हो रहा हो, स्पेशली बॉडी रैश वाली जो फीवर होती है। अब दूसरा सवाल ये है कि इस बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं, यानी मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या हैं? मंकी पॉक्स से संक्रमित लोगों में अक्सर शरीर पर खरोंच जैसे निशान, त्वचा पर लाल चकत्ते, मांसपेशियों में दर्द, लिम्फ नोड्स में सूजन, ठंड लगना, बुखार, सिर दर्द और थकान जैसे लक्षण शामिल हैं। अब सबसे बड़ी वजह को समझना जरूरी है क्योंकि ये बचाव और इलाज दोनों हो सकता है। सवाल ये कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है। मंकी पॉक्स वायरल संक्रमण है जो जानवरों से इंसानों में फैलता था, लेकिन अब ये इंसानों से इंसानों में भी फैल रहा है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में ज्यादातर मामले उन लोगों में देखे गए जो संक्रमित जानवरों के संपर्क में रहते थे। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये बीमारी ज्यादातर सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही है।
विशेषज्ञों ने कहा कि नया स्ट्रेन अधिक आसानी से फैल सकता है। ऐसे में बच्चों और वयस्कों में अधिक मौतें होने की संभावना है। मंकी पॉक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ये फैलती है मंकी पॉक्स नाम के वायरस से और नॉर्मली एक पेनफुल रैशेस होते हैं बॉडी में और साथ में लिम्फ नोड स्वोलन कर जाते हैं, बुखार होता है। मैक्सिमम लोग जो है इसके वो नॉर्मली रिकवर हो जाते हैं फुल्ली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन या सिक्योली के। बट कुछ लोगों में ये सीरियस प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, वेरी सीरियस या बहुत सिक पेशेंट्स हो सकते हैं। नॉर्मली ये एनिमल से फैलता है, स्पेशली रोडेंट है या मंकीज हैं, उनके द्वारा ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होता है। और ट्रांसमिशन का जो मेथड है वो क्लोज कॉन्टेक्ट है। जैसे बाकी बहुत सारे वायरस है ड्रॉपलेट से फैलती है, ड्रॉपलेट से नहीं फैलता है, एक क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। स्पेशली जो इन्फेक्टेड एनिमल है या इन्फेक्टेड मरीज है या इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति है उसके साथ। और आखिरी सवाल ये कि अगर किसी को मंकी पॉक्स हो जाता है तो उसका इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। फिलहाल मंकी पॉक्स का कोई खास इलाज नहीं है। मंकी पॉक्स के फैलने के संक्रमण पर रोक लगाकर इसे काबू किया जा सकता है और सबसे अच्छा तो ये कि वैक्सीन लगवाई जाए। हालांकि WHO ने इसके लक्षण, दर्द और बुखार की दवा देने की सलाह दी है और CDC का कहना है कि अगर किसी मरीज की इम्यूनिटी अच्छी है और उसे स्किन की बीमारी नहीं है तो वो बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकता है, बस उसे देखभाल की जरूरत होगी। फिलहाल मंकी पॉक्स जैसे खतरनाक वायरस से समय रहते खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। 0 +5 seconds. Superb liftoff of SSLV D3 EOS-08 mission. इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया कीर्तिमान बनाया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसरो ने SSLV D3 रॉकेट के जरिए EOS-8 सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की। इस सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया। EOS-8 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। इससे पहले इसरो ने 15 अगस्त को लॉन्चिंग की तारीख तय की थी, फिर इसे एक दिन बाद लॉन्च किया गया। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में वोटिंग होगी। घाटी में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं हरियाणा की सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि दोनों राज्यों के नतीजे एक ही दिन 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन परिसर में मौजूद अमृत उद्यान शुक्रवार से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक अमृत उद्यान आम लोगों के लिए खुला रहेगा। इसके लिए दर्शक ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। हालांकि अमृत उद्यान में घूमने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक का समय तय किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। दरअसल सीएम योगी ने बतौर मुख्यमंत्री 7 साल से ज्यादा का समय पूरा कर लिया है। इसके साथ ही योगी सबसे लंबे समय तक यूपी की गद्दी पर काबिज रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती को भी पीछे छोड़ दिया है। बांग्लादेश में हिंसा और तनाव के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से सहयोग और समर्थन मांगा। हालांकि चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई, जिस पर मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से हुई बर्बरता और हैवानियत के बाद इंसाफ और न्याय की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। देश के कई शहरों में डॉक्टर अपने साथी के साथ रेप और हत्या के बाद इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। हालांकि इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। सरकार और विपक्ष दोनों सड़कों पर उतर गए हैं। इस सियासी संग्राम में बीजेपी और टीएमसी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी राजनीतिक शोर के बीच इंसाफ की लड़ाई कमजोर हो जाएगी?
कोलकाता के अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद विरोध प्रदर्शन की लहर पूरे देश में दिखाई दे रही है। कोलकाता से केरल, जयपुर से गुवाहाटी, दिल्ली से मुंबई और गोरखपुर से गुरुग्राम तक डॉक्टर इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। वहीं कोलकाता में पहले बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। तो वहीं चंद घंटों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर पदयात्रा के लिए निकल पड़ी। हुए हैं बीजेपी के बहुत सारे समर्थक और ये हटना नहीं चाहते, यही देखा जा रहा है। अभी इसके बाद यहाँ पे क्या होगा वो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। जैसे शायद दूसरे बीजेपी के समर्थकों को हटाया गया था, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको भी शायद हटाया जाए। इस स्पॉट की दूरी आरजीकर से बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ 800 मीटर 1 किलोमीटर के बीच में ही है। और यहाँ पे पुलिस की जो यहाँ पे उपस्थिति है, अगर आपको दिखाई यहाँ पे देखिए, बहुत सारे पुलिस के अफसर जो है वो यहाँ पे है। कॉम्बैट फोर्स भी है कोलकाता पुलिस की तरफ से भी। यहाँ पे जो रैफ है उसको भी डिप्लॉय कर दिया गया है। कोलकाता कांड को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर और तेज होता जा रहा है। टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और लेफ्ट दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि इन्होंने ही अस्पताल में तोड़फोड़ कराई है। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। যে ক্ষতি হয়েছে কালকে আরজি করে, যারা এই তাণ্ডব করেছে তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার। আমার যতদূর মনে হয়, আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি, আর কারো হাতে ডিওয়াইএফ এর সাদা লাল फ्लैग। यह मुद्दा इंसाफ का होना चाहिए, पर सियासत एक दूसरे पर जवाबदेही थोपने की हो रही है। विपक्ष पूछ रहा है कि ममता किसके खिलाफ सड़क पर उतर रही हैं, जब सरकार उन्हीं की है, पूरी व्यवस्था उनके ही हाथ में है। इसे मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने ममता से इस्तीफे की मांग की है। वहीं टीएमसी कह रही है कि बीजेपी अराजकता फैलाना चाहती है। ममता दीदी राम, शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, त्रिजटा, तारका, सुपनेखा का भी नाश किया है। इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, तारिका, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप माटी और मानुष भूल चुकी है। जब उन्नाव हाथरस प्रयागराज हुआ था, तब क्या यूपी का चीफ मिनिस्टर का घर में कोई ये हुआ था, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था? ना आपने करने दिया। तो ये लोग चाहता है बंगाल में एनार्की। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हमने देखा था, हम सब ने देखा था, अनफॉर्चुनेट सिंस। और ये बाम बीजेपी ना जाने इसके पीछे कौन कौन सा डेंजरस कोई फोर्स प्रोवोक करता है या नहीं करता है, ये भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये एनार्की चाहता है इस बंगाल में, ये हम लोग होने नहीं देंगे। 14 अगस्त की रात आरजीकर अस्पताल में उपद्रवियों ने जो हंगामा और तोड़फोड़ की, उसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस और प्रशासन को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये घटना राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता है। वे तो अपने लोगों की ही सुरक्षा नहीं कर सके, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हाईकोर्ट ने पूछा कि ये डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि अगर 7,000 लोग इकट्ठा हुए तो ये प्रशासन की 100% कमजोरी है।
जो पुलिस है और जो तोड़फोड़ किया है सब एक ही टीम का है। नहीं तो कभी आप लोग देखे हैं कि पुलिस, कोलकाता पुलिस सोशल मीडिया में दे रहे, जो लोग उधर खत्म किया, सारा डिस्ट्रक्शन किया, कि अगर आप इन लोग को पहचानते हैं तो हम लोग को साथ कांटेक्ट करिए। पुलिस पब्लिक का हेल्प मांग रहे हैं। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA रेप, हत्या और उसके बाद अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के विरोध में शनिवार को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए गैर आपातकालीन सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है और सरकार से सुरक्षा की मांग की है। IMA ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि सभी अस्पतालों का सुरक्षा प्रोटोकॉल एयरपोर्ट से कम नहीं होना चाहिए। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकार के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। CCTV, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। कोलकाता कांड के बीच डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डॉक्टर्स पर अगर हमले होते हैं तो 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को पत्र भेज दिया है। डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की ये लड़ाई अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां सरकार और विपक्ष दोनों सड़क पर हैं। फिलहाल देश इस मामले में इंसाफ चाह रहा है। आक्रोश हर शहर में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि पीड़ित परिवार के दुखों पर जल्द से जल्द इंसाफ का मरहम लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 1331 अंक उछलकर 80,437 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 397 अंकों पर चढ़ा, ये 24,541 पर बंद हुआ। बैंक, IT और ऑटो समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 400 रुपए फिसला। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 72,750 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी आई। चांदी की कीमतों में 800 रुपए की उछाल आई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 84,000 रुपए पर पहुंच गई। महिंद्रा ग्रुप की सहायक कंपनी BSA मोटरसाइकिल ने अपनी नई बाइक BSA गोल्ड स्टार 650 को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसे 6 कलर ऑप्शन के साथ बाजार में पेश किया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 3 लाख रुपए है। बाइक की बुकिंग शुरू हो गई है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम सफर करेंगे एक ऐसे बस में जहां म्यूजिक की क्लास चलती है। जी हां, और इस क्लास में मुंबई की स्लम बस्तियों के बच्चे संगीत के साथ साथ शिष्टाचार भी सीखते हैं। इस अनूठे मोबाइल म्यूजिक क्लास की शुरुआत की है मुंबई की ही 2 बहनों ने। ये बस नहीं, चलता फिरता म्यूजिक क्लासरूम है, जहां अनूठे अंदाज में बच्चों को न सिर्फ गीत संगीत बल्कि जीवन का कहकहरा भी सिखाया जाता है। नाम है द साउंड स्पेस ऑन व्हील। 2 बहनों की पहल से शुरू हुआ ये मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम अलग अलग दिन मुंबई के अलग अलग स्लम बस्तियों में पहुंचता है और वहां के गरीब और वंचित बच्चों को संगीत की शिक्षा देता है। मकसद यही कि संगीत सबके जीवन में मिठास खोले, संगीत की पहुंच हर किसी तक हो। हम यहाँ पर एक बस में बैठे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि हमारे जो आज के मुसाफिर या यात्री है, पैसेंजर्स बहुत ही अलग किस्म के हैं। ये सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर एक मोबाइल म्यूजिक बस में म्यूजिक सीखने आए हैं।
इस मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम की शुरुआत 2 बहनों विशाला और कामाक्षी ने की है, जिनका संगीत से पुराना नाता है। लिहाजा ये संगीत की ताकत को बेहतर समझती हैं। ये मानती हैं कि जिन बच्चों को घर में शिष्टाचार सीखने को नहीं मिलता, वो यहाँ आकर म्यूजिक की धुन पर थिरकते हुए कुछ पल में ही सीख जाते हैं। हम एक म्यूजिकल फैमिली से हैं, तो हमारे लिए म्यूजिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें लगता है कि अगर म्यूजिक नहीं हो तो हमारा दिन खत्म नहीं होता, मतलब इट डजंट फील कंप्लीट। तो इसीलिए हमें लगा कि जो बाकी बच्चे हैं वो तो क्लासेस आ सकते हैं और म्यूजिक का महत्व एंजॉय कर सकते हैं, बट जो ये बच्चे हैं उनके पास म्यूजिक लाना हमारे लिए एक पैशन जैसे बन गया कि उनके पास ये म्यूजिक करने का अपॉर्चुनिटी नहीं आता है। एंड दैट इज वाई हमने ये मोबाइल म्यूजिक क्लासरूम शुरू किया है, जो बस्ती के बाहर जाके बच्चों के लिए क्लासेस प्रिपेयर करता है। ये मानती हैं कि संगीत इंसान का अच्छा दोस्त है, जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता बल्कि निराशा से उबरने में मदद करता है। और बच्चे अगर कम उम्र से ही संगीत को अपना दोस्त बना लें तो उनके लिए लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए म्यूजिक इज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो हम यही फ्रेंडशिप इन बच्चों को करवाना चाहते हैं म्यूजिक के साथ, ताकि जिंदगी भर उनका कोई फ्रेंड हो अपने साथ, कभी लोनली नहीं फील करे कि अगर मुझे लग रहा है तो मैं एक सॉन्ग गुनगुना सकती हूँ या गुनगुना सकता हूँ। दिस काइंड ऑफ आइडिया हम बच्चों के साथ शेयर करना चाहते थे। इस बस को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि बच्चे यहाँ आकर सुकून महसूस कर सकें। साथ ही यहाँ हंसते गाते फिजिकल एक्टिविटी और शिष्टाचार भी सिखाया जाता है, ताकि वो एक अच्छे नागरिक भी बन सके। ये हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है लास्ट ईयर से, और ये बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब हम उन्हें म्यूजिक सिखाते हैं, बिकॉज दे डोंट गेट म्यूजिक इन स्कूल। उनको स्कूल में ये म्यूजिक नहीं मिलता है, पर अभी यहाँ से मतलब हम उनको म्यूजिक देना चालू किया है, तब से बच्चों को इंटरेस्ट आया है कि कुछ नया सीखने मिलेगा उनको हमारे साथ, तो दे कम हियर और अच्छा एंजॉय करते हैं। हम बच्चों को सिर्फ गाने सिर्फ नहीं सिखाना चाहते, उन्हें म्यूजिक के थ्रू अलग अलग एक्टिविटी हम कराना चाहते हैं। तो वो एक्टिविटी फन होने के लिए हम ये सारे अलग अलग प्रॉप्स यूज करते हैं, जिससे मतलब वो और इन्वॉल्व हो और अच्छे से समझ पाए पूरा गाना। 2 बहनों की ये कोशिश रंग ला रही है। अभी ये बस 5 बस्तियों तक जाती है। कोशिश है कि बाकी इलाकों तक भी इसकी पहुंच हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। देव कोटक, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी केरल में छात्रों के लिए शुरू की गई नई पहल की। ये पहल छात्रों को सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली फेक न्यूज के बारे में जागरूक बनाने के लिए की गई है। केरल जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फेक न्यूज डिटेक्शन और फैक्ट चेकिंग मॉड्यूल्स को स्कूल टेक्स्ट बुक में शामिल किया। जानकारी के मुताबिक कक्षा 5 और कक्षा 7 की नई आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टेक्स्ट बुक में ये मॉड्यूल जोड़े गए हैं। इन मॉड्यूल्स को स्कूल में पढ़ाए जाने से छात्र फेक न्यूज को पहचान सकेंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फैक्ट चेकिंग कर सकेंगे। कक्षा 5 की आईसीटी टेक्स्ट बुक में छात्र न सिर्फ फेक न्यूज को पहचानना और इसकी सच्चाई पता लगाना सीखेंगे, बल्कि गैजेट्स पर स्क्रीन टाइम मैनेज करना भी सीखेंगे। इसी तरह कक्षा 7 की आईसीटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर लेट्स सर्च एंड फाइंड में छात्रों को फेक न्यूज की पड़ताल के साथ ही ये सभी समझाया जाएगा कि गलत खबर शेयर करना एक अपराध है। नई टेक्स्ट बुक में छात्रों को कॉपीराइट के अलावा गलत जानकारी शेयर करने से पहले सावधानी बरतने और इसके बुरे परिणाम के बारे में भी आगाह किया जाएगा। यही नहीं, कक्षा 7 की नई आईसीटी टेक्स्ट बुक के जरिए देश में पहली बार 4 लाख छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का भी मौका मिलेगा। केरल के शिक्षा विभाग के मुताबिक अगले साल कक्षा 6, 8, 9 और 10 की आईसीटी टेक्स्ट बुक को सोशल मीडिया में हो रहे बदलाव को देखते हुए बदला जाएगा। इससे पहले 2022 में केरल में डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत फेक न्यूज रोकने और जागरूकता फैलाने के लिए कक्षा 5 से 10 तक के लिए 19,72,000 छात्रों को ट्रेनिंग दी गई थी। भारत में यह पहली बार था जबकि 5,920 ट्रेनर्स की मदद से इतने बड़े स्तर पर छात्रों को डिजिटल मीडिया के बारे में जागरूक किया गया था। 2.5 घंटे की इस ट्रेनिंग को सत्यमेव जयते नाम दिया गया था, जिसमें रोजाना की जिंदगी में इंटरनेट का इस्तेमाल, सोशल मीडिया की जरूरत, सोशल मीडिया पर सही और गलत बातें और फेक न्यूज को कैसे फैलने से रोके सेक्शन शामिल किए गए थे। जाहिर है आज के डिजिटल दौर में और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए स्कूल की किताबों में ये बदलाव जरूरी हो गए हैं। इस टॉपिक पर यूपी के छात्र क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने चंदौली में कुछ स्टूडेंट से बात की और उनकी राय जानी। फेक न्यूज
को डिटेक्ट करने के लिए केरला सरकार ने एक पहल की है, जिसमें कक्षा 5 और 7 के बच्चों के पाठ्यक्रम में, आईसीटी के पाठ्यक्रम में फेक न्यूज डिटेक्ट करने के लिए सिलेबस शामिल किया गया है। तो इसको आप लोग कैसे देखते हो? ये बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, एंड इससे बहुत कंफ्यूजन जैसे बच्चों को हो जाता है। कई बार सिलेबस या फिर बहुत सारे फेक न्यूज़ आ जाते हैं, जिससे अननेसेसरी बर्डन पड़ता है लोगों पे, बच्चों पे खासकर। तो बहुत अच्छा स्टेप है और हम चाहेंगे कि हमारे सिलेबस में भी ये सब चीज़ें ऐड हो, सरकार इसको कंसिडर करे। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, एआई है, डिफरेंट टाइप के फेक इमेजेस वगैरह बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स बन रहे हैं, चीज़ों को मैनिपुलेट करके बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से हम लोग की जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, उस तरीके से और ज़्यादा चीज़ें कठिन होती जा रही हैं समझना, एंड बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। सो अगर हम लोग को पता रहेगा कि अपना रिसर्च कैसे करें किसी भी टॉपिक पे, क्या सच है, अगर उसको हम लोग खुद से अगर निकालना जाने, तो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छा होगा। सर, सबसे पहले जो केरला गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, मैं ये चाहती हूँ कि ये ऑल ओवर इंडिया में सभी गवर्नमेंट्स लें, क्योंकि आजकल जिस तरह से बच्चे सोशलाइज हो रहे हैं, हर बच्चों के पास फोन है, वो इंटरनेट के थ्रू ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और उसी पे लगे रहते हैं। और कभी ना कभी वो हो सकता है उन्हें कोई फेक न्यूज देकर उन्हें ब्लैकमेल करे, वो इस चीज के शिकार बन सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता होगा कि क्या सही है क्या गलत, तो आगे चल के वो ऐसा नहीं करेंगे, इस चीज से बच सकते हैं। सर, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और आजकल बहुत ढेर सारे आर्टिकल्स हैं जो कि क्लिक बेट होते हैं और बस व्यूवर्स के लिए होते हैं। उनके हेडलाइंस बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं बट कंटेंट टोटली अलग होते हैं। तो ये स्टेप बहुत अच्छा है कि हमारा टाइम बहुत बचेगा, वेस्ट नहीं होगा अगर फिल्टर आउट हो जाएगा कि क्या फेक है और क्या सही है। सर, ये डिसीजन केरला गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल का जो हम लोग का मॉडर्न वर्ल्ड है, ये पूरी तरह से सोशल मीडिया पे हम लोग पूरी तरह से रिलायबल हैं और एक भी फेक न्यूज शायद आगे जाकर के एक काफी अच्छे रायट या काफी बड़े रायट को अंजाम दे सकती है। तो अगर हम लोग को पहले से ही पता होगा कि किस तरह से हम लोग को फेक न्यूज को प्रिवेंट करना है या पहचानना है कि एक फेक न्यूज है, तो शायद हम लोग कोई बहुत ज्यादा आगे होने वाले लॉस को हम लोग पहले ही रोक पाएंगे और ये शायद पूरी इंडिया में इसे लागू कर देना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट द्वारा स्टेप जो इनिशिएटिव लिया गया है काफी हद तक फायदेमंद रहेगा, क्योंकि र्यूमर्स जो होते हैं वो ना सिर्फ हमारे समाज को हानि पहुंचाते हैं बल्कि किसी की इंडिविजुअल्स को भी काफी हद तक इन्फेक्ट करते हैं। तो और ये र्यूमर्स हमारे समाज में गलत विचारधारा को प्रभावित करते हैं। तो गवर्नमेंट द्वारा जो स्टेप लिया गया है ये काफी हद तक सहज रहेगा और इसे गवर्नमेंट से ये अपील है कि केरला के साथ साथ ये अलग राज्यों में भी इसे लागू करने का वो प्रयास करें। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बने रहेंगे। खेल जगत से जुड़ी ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों लंदन में परिवार संग छुट्टियां बिता रहे हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि विराट लंदन में सड़क पार कर रहे थे, तभी किसी ने उनका वीडियो बना लिया। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के बाद विराट फिर से लंदन रवाना हो गए थे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकादमी के प्रमुख बने रहेंगे। दरअसल बतौर एनसीए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे लक्ष्मण ने स्वीकार कर लिया है। वीवीएस लक्ष्मण के साथ उनके सहयोगियों सितांशु कोटक, साईराज बहुतुले और ऋषिकेश कानेटकर का भी कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। बता दें कि 2021 में सौरव गांगुली ने बीसीसीआई का प्रेसिडेंट रहते लक्ष्मण को एनसीए की कमान सौंपी थी। दिल्ली हाईकोर्ट में पहलवानों की उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें पहलवानों ने WFI के कामकाज पर रोक लगाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को एक बार फिर WFI के लिए एडहॉक कमेटी का पुनर्गठन कर सकता है। दरअसल पेरिस ओलंपिक से पहले मार्च में IOA ने अपनी एडहॉक कमेटी भंग कर दी थी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।